Hello everyone, welcome to CS Crux. Our today's topic is multi-level queue scheduling. मल्टी-लेवल क्यू शेड्यूलिंग का हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी-लेवल क्यू शेड्यूलिंग है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। तो अगर हम प्रीवियस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करें, उनको अगर हम रिकॉल करें, तो जितने भी एल्गोरिदम्स इसके पहले हमने सॉल्व किए उसमें कुछ इस तरह से हो रहा था कि जितने भी प्रोसेसेस थे वो चाहे किसी भी टाइप के हों, किसी भी क्लास के हों, वो सारे के सारे प्रोसेस एक ही क्यू के अंदर, जिसको हम रेडी क्यू बोलते हैं, रेडी स्टेट या रेडी क्यू में एक ही क्यू में आते थे। फॉर एग्जांपल P1, P2, P3, P4 सो ऑन हमारे पास हैं 10 प्रोसेसेस, जितने भी प्रोसेसेस हैं। P1 फॉर एग्जांपल सिस्टम प्रोसेस है, P2 फॉर एग्जांपल बैच प्रोसेस है, P3 जो है ये स्टूडेंट प्रोसेस है, P4 इंटरेक्टिव प्रोसेस है। डिफरेंट इनकी टाइप्स हैं, वो चाहे जिस भी टाइप का प्रोसेस था वो एक ही क्यू में यहाँ पर हमारे पास आता। हम उस क्यू से उस प्रोसेस को उठाते और उस प्रोसेस को एल्गोरिदम की बेस के ऊपर, जो भी एल्गोरिदम वहां पर काम करता, उस एल्गोरिदम की बेस के ऊपर उठाकर हम उसको सीपीयू को देते थे। ऐसा हो रहा था। जबकि जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का कॉन्सेप्ट है ये कहता है कि जब हमें पता है कि हमारे पास जो प्रोसेसेस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, या हम इनको डिफरेंट क्लास के बोल सकते हैं, तो बजाय इसके कि हम एक ही क्यू में इन सभी प्रोसेसेस को लगाएं, हम इनकी टाइप की बेस के ऊपर, इनकी क्लास की बेस के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल क्यूज बनाएंगे और वहां पर हर प्रोसेस जिस टाइप का होगा उसकी अलग से क्यू होगी। जैसा कि यहां पर आप देखें तो सबसे पहले ये एक क्यू है जिसको Q1 बोल सकते हैं, Q2, Q3 और इसी तरह से सो ऑन, इससे भी ज्यादा क्यूज हो सकती हैं। अब ये जो पहली Q1 है इसके अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो है सिस्टम प्रोसेसेस, Q2 में है इंटरेक्टिव प्रोसेसेस, Q3 में है बैच प्रोसेसेस, इसी तरह से Q4 में स्टूडेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं। अगली क्यूज में नंबर ऑफ क्यूज हो सकती हैं प्रोसेसेस की टाइप या क्लास की बेस पर। अब यहां पर उनकी प्रायोरिटी डिसाइडेड है। ये जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं सिस्टम प्रोसेसेस, इनकी प्रायोरिटी हाई है, इंटरेक्टिव की प्रायोरिटी मीडियम है और बैच प्रोसेसेस की प्रायोरिटी है लो है। अब हर क्यू में डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो हैं वो वर्क करेंगे और उसके मुताबिक प्रोसेसेस जो है वो सीपीयू को दिए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है यहां पर राउंड रॉबिन है, यहां पर भी राउंड रॉबिन हो, लेकिन वो ये कहने मतलब हम समझना ये चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हर क्यू जो भी सूटेबल वहां पर उन प्रोसेसेस की टाइप के अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल आपके पास सीपीयू शेड्यूलिंग हो एल्गोरिदम उनके ऊपर जो लग रहा है उसकी बेस के ऊपर उनको सीपीयू दिया जाएगा। होगा कुछ यूं, अगर सिस्टम प्रोसेसेस आएंगे तो वो सारे के सारे इस क्यू में आ जाएंगे, अगर इंटरेक्टिव प्रोसेसेस आएंगे तो वो इस क्यू में उनको भेज दिया जाएगा और बैच प्रोसेसेस को इन क्यू में, बैच प्रोसेस वाली क्यू में भेजा जाएगा और इसी तरह से वो जो है वो रन होंगे। इस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, इसका जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसका एक न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले हम ये देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसका सबसे जो फायदा है वो ये है कि हमने यहां पर सभी प्रोसेसेस को कैटेगराइज कर दिया। कैटेगराइज करने की वजह से हुआ कुछ यूं कि हमें लो शेड्यूलिंग ओवरहेड जो है वो हमें उसका फायदा होगा। हमें पहले से पता होगा कि कौन से प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो है वो जरूरी है। ठीक हो गया। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है स्टारवेशन। होगा कुछ यूं कि जो हाई प्रायोरिटी के प्रोसेसेस हैं वो आते जाएंगे, उनको सीपीयू मिलता जाएगा, लेकिन जो लो प्रायोरिटी का प्रोसेस है वो वेट करता रहेगा, उसकी टर्न ही नहीं आएगी, जिसको हम स्टारवेशन का प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैं इसको इरेज करके न्यूमेरिकल की वैल्यूज लिखता हूं और हम उसको सॉल्व करते हैं ताकि हम ये समझ सकें कि बेसिकली जो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है उसमें काम कैसे हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसको आंसर भी कर सको। तो इसको मैं इरेज करके उसको मैं ड्रॉ करता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग का एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमें क्यू नंबर दिया गया है। जो प्रोसेस जिस क्यू में होगा उसका नंबर हमें पहले दिया गया हुआ होगा। तो प्रोसेस नंबर 1 है Q1 में, प्रोसेस नंबर 2 Q1 में, प्रोसेस नंबर 3 Q2 में और प्रोसेस नंबर 4 Q1 में। 2 क्यूज हैं,
3 प्रोसेसेस Q1 में है और एक प्रोसेस Q2 में है। इसी तरह से प्रोसेस नंबर के बाद या जिसको प्रोसेस आईडी बोलते हैं, अराइवल टाइम हमें गिवन है। अराइवल टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिस टाइम पर कोई प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर होता है, उसके एंट्री के टाइम को हम अराइवल टाइम बोलते हैं। उसके बाद है बर्स्ट टाइम, किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम चाहिए होता है, जितना टाइम उसको सीपीयू चाहिए होता है, वो उसका बर्स्ट टाइम कहलाता है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो हमने देखना है। वो बोलता है कि प्रायोरिटी ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी ये जो दोनों क्यूज हैं इसमें से Q1 की प्रायोरिटी ज्यादा है Q2 से। और वो ये कहता है कि जो Q नंबर 1 है उसमें राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम काम कर रहा है। मतलब वो किसको यूज कर रही है? राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में विद टाइम क्वांटम 2, यानी कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम कितना होगा? 2 होगा। उसी के हिसाब से हमने एल्गोरिदम को सॉल्व करना है। और दूसरे नंबर पर वो बोलता है कि जो Q2 है यूजेस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसको स्टार्ट करते हैं, उसके लिए गैंट चार्ट यहाँ पर बना हुआ है। तो सबसे पहले हमने 0 टाइम पर देखना है कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं और कौन कौन से क्यूज हैं। तो हमारे पास 2 क्यूज हैं, हमें पता है। Q1 में 0 टाइम पर अगर हम देखें तो 3 प्रोसेसेस आ चुके हैं। एक प्रोसेस नंबर 1 और दूसरे नंबर पर प्रोसेस नंबर 2 जो कि Q1 में है। और इसी तरह से जो प्रोसेस नंबर 3 है ये किसका है जी? Q2 का है, सॉरी सेकंड क्यू का। अब इन दोनों क्यूज में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? Q1 की। तो किसके प्रोसेस चलेंगे? Q1 के प्रोसेस चलेंगे। तो Q1 में सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को हमने यूज करना है। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में टाइम क्वांटम हमें दिया गया है 2। तो 0 टाइम पर प्रोसेस नंबर 1 को Q1 से निकाला और इसको दे दिया CPU को कि इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाएं, क्योंकि इसने 2 टाइम यूनिट तक ही चलना है। टाइम क्वांटम इसका 2 है। तो इसका बस टाइम पीछे कितना बच गया? 2 बच गया। अब सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम पर अब चलेगा प्रोसेस नंबर 2। प्रोसेस नंबर 2 को यहां से उठाया इस क्यू से जो कि Q1 है और इसको दे दिया CPU को कि इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम तक चलाओ, क्योंकि इसका जो टाइम क्वांटम है वो कितना है? 2। तो यहां से इसका पीछे बर्स्ट टाइम कितना बच गया जी? 1 बच गया। अब यहां पर हमारे पास ये जो 4 मिनट है, 4 मिनट तक अभी तक वही सेम प्रोसेसेस हैं, कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हुआ। तो फिर टर्न आ गई किसकी? प्रोसेस नंबर 1 की। प्रोसेस नंबर 1 को उठाया, इसको दे दिया CPU को 2 यूनिट ऑफ टाइम तक और इसका बचा हुआ भी 2 यूनिट ऑफ टाइम था। इसका बर्स्ट टाइम पीछे कितना बच गया? 0। यानी कि प्रोसेस नंबर 1 जो है ये Q से क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब 6 जो हमारे पास छठा मिनट है, छठे मिनट पर हमारे पास प्रोसेस नंबर 2 है और प्रोसेस नंबर 3 है। ये दोनों प्रोसेस हैं। लेकिन जो प्रोसेस नंबर 2 है ये है Q1 में, प्रोसेस नंबर 3 जो है ये है Q2 में। तो इन दोनों में से प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? Q1 की, जो कितार नंबर 1 है। तो यहां पर P2 को फिर से हमने उठाना है और इसको दे देना है CPU को। इसका बर्स्ट टाइम वैसे तो टाइम क्वांटम 2 है, लेकिन इसका बचा ही 1 मिनट हुआ है। तो इसका 1 मिनट जो है इसको हम चलाएंगे और 7वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 2 भी खत्म हो गया, प्रोसेस नंबर 1 भी खत्म हो गया। हमारी Q1 जो पहली Q है उसमें से सभी प्रोसेसेस खत्म हो गए और Q नंबर 2 में एक ही प्रोसेस पड़ा हुआ है, प्रोसेस नंबर 3। जो Q2 है वो यूज कर रही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को। तो प्रोसेस नंबर 3 को उठाया, इसको दे दिया CPU को। तो अब इसका बस टाइम तो 8 मिनट है, लेकिन इसने 8 मिनट नहीं चलना, इसने चलना है 3 मिनट। 7 से जैसे ही 10वें मिनट तक पहुंचेगा, फौरन से 10वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 4 जो है ये अराइव हो चुका है किसमें? Q1 में। अब अगर हम इस सिनेरियो पर देखें 10वें मिनट पर, तो Q1 में है प्रोसेस नंबर 4 और Q2 में है प्रोसेस नंबर 3। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा? Q1 की। लेकिन चल कौन सा रहा है? प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 10वें मिनट पर प्रीएम्प्ट हो जाएगा, ये वापस Q2 में चला जाएगा और Q1 से जो हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है प्रोसेस नंबर 4 उसको मिलेगा CPU। टाइम क्वांटम कितना? 2-2 मिनट के लिए इसने चलना है। तो प्रोसेस नंबर 4 आया कहां पर जी? CPU के पास। कितने टाइम क्वांटम के लिए? 2 टाइम क्वांटम के लिए
क्योंकि राउंड रॉबिन के अंदर हमें दिया गया है कि इसका टाइम क्वांटम कितना है 2। 10 के बाद कितने हो गए जी 12, और इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 5 से कम होकर कितना बच गया 3 बच गया। अब 12वें मिनट पर कोई और प्रोसेस आने वाला है नहीं किसी भी क्यू में, दोनों क्यूज में से। तो अब फिर से अगर हम देखें तो हमारे पास 12वें मिनट पर दो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस नंबर 3, प्रोसेस नंबर 4। प्रोसेस नंबर 3 जो है ये क्यू नंबर 2 में है और प्रोसेस नंबर 4 है क्यू नंबर 1 में। प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है क्यू नंबर 1 की, तो फिर से प्रोसेस नंबर 4 चलेगा 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, और यहां पर हो गया 14 और इसका मिनट कितना बच गया जी 1 बच गया। अब फिर से वही सेम सिनेरियो है, तो प्रोसेस नंबर 4 को फिर से उठाना है हमने, और ये 1 मिनट के लिए चलेगा क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम बचा ही 1 मिनट है। और 15th मिनट पर हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस रह चुका है जो कि है प्रोसेस नंबर 3। प्रोसेस नंबर 3 पहले 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल चुका है, तो यहां पर इसका बर्स्ट टाइम 5 बचता है, जो हमने पहले नहीं उसको हम स्किप कर गए। अब इसका जो बर्स्ट टाइम है वो कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। यहां पर ये प्रोसेस नंबर 3 चला है 7 से 10 तक, 7 से 10 तक जब चला तो पीछे इसका बस टाइम 5 बच गया। अब 5 मिनट के लिए प्रोसेस नंबर 3 ने चलना है। प्रोसेस नंबर 3 को उठाया, इसको दे दिया सीपीयू को, और 20वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 1 से प्रोसेस नंबर 4 तक सारे प्रोसेसेस दोनों क्यूज के, क्यू नंबर 1 जो कि राउंड रॉबिन यूज कर रही थी और क्यू नंबर 2 जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को यूज कर रही थी, वो दोनों के प्रोसेसेस जो हैं वो रन हो चुके हैं यहां पर हमारे पास। अब हमें इसका कंप्लीशन टाइम निकालना है। कंप्लीशन टाइम हम इस गैंट चार्ट से निकाल सकते हैं, तो हर प्रोसेस का हम देख लेते हैं जी। प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम कहां पर है, हमें इधर से देखना पड़ेगा। इधर से आते हैं तो प्रोसेस नंबर 1 ये खड़ा, ये हुआ जी 6 मिनट पर इसका टाइम कंप्लीट। प्रोसेस नंबर 2 को देख लेते हैं जी। यहां से अगर हम आते हैं तो प्रोसेस नंबर 2 ये खड़ा, ये 7वें मिनट पर इसका टाइम कंप्लीट हुआ। प्रोसेस नंबर 3 का अगर हम इधर से देखें तो यहां पर इसका टाइम कंप्लीट हो रहा है 20 मिनट पर, और इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 का जो टाइम कंप्लीट हो रहा है वो हो रहा है 15th मिनट पर। कंप्लीशन टाइम वो पॉइंट ऑफ टाइम है जिस टाइम पर कोई भी प्रोसेस कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको हम उसका कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। उसके बाद है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम वो सारे का सारा टाइम जो कोई प्रोसेस सिस्टम में गुजारता है फ्रॉम अराइवल टाइम टू कंप्लीशन टाइम। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आपको कंप्लीशन टाइम में से माइनस करना है अराइवल टाइम, तो आपके पास टर्न अराउंड टाइम जो है ये कैलकुलेट हो जाता है। दोनों हमारे पास हैं, कंप्लीशन में से हमको जो है उसका अराइवल टाइम माइनस करना है। 6 - 0 टर्न अराउंड टाइम 6, 7 - 0 टर्न अराउंड टाइम 7 यहाँ पर इसका आएगा। इसी तरह से 20 - 0 टर्न अराउंड टाइम 20, 15 - 10, तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो कितना बच गया जी 5 बच गया। 15 में से 10 गए, पीछे बच गए 5। उसके बाद है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम वो सारे का सारा टाइम है किसी प्रोसेस का जो वो अराइवल टाइम से कंप्लीशन टाइम तक गुजारता है, सिवाय उस टाइम के जो कि उसका बर्स्ट टाइम है। तो हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस करना है बर्स्ट टाइम को, तो हमारे पास उसका वेटिंग टाइम हमें मिल जाएगा। तो अभी हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो बर्स्ट टाइम के ऊपर कट लगे हुए हैं, वो जो पहले हमारे पास बर्स्ट टाइम था हमें उसको माइनस करना है, तो इसको आपने ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। 6 में से 4 गए, वेटिंग टाइम बच गया 2 यूनिट ऑफ टाइम। 7 में से 3 गए 4, 20 में से 8 गए, सॉरी 20 में से 8 गए तो पीछे बच गए कितने 12, 5 में से 5 गए तो हमारे पास जो यहाँ पर कितना बच गया वेटिंग टाइम 0। इसी तरह से जो रिस्पांस टाइम है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। रिस्पांस टाइम क्या है, जब किसी भी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलेगा उस टाइम में से हमें माइनस करना है उसका अराइवल टाइम। तो फर्स्ट टाइम सीपीयू उसको मिलता है कहां पर, हम उसको देख सकते हैं, हम उसको गैंट चार्ट से। अब हमने देखना है उसको इस साइड से, लेफ्ट साइड से, और ये वाला उसका फर्स्ट जो है वो टाइम होगा जिस टाइम पर उसको सीपीयू मिला। तो 0 टाइम पर मिल रहा है प्रोसेस नंबर 1 को, 0 में से माइनस करो 0, रिस्पॉन्स टाइम मिलेगा 0। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 2 को पहली दफा कब मिला 2 यूनिट ऑफ टाइम पर, तो 2 में से अगर हम माइनस कर दें 0 तो हमारे पास जो है आंसर आता है इसका कितना 2। प्रोसेस नंबर 3 को देख लेते हैं जी, इसको मिल रहा है 7वें मिनट पर प्रोसेस नंबर 3, 7 में से 0 को निकालेंगे तो 7 आएगा। इसी तरह से प्रोसेस नंबर 4 को देख लेते हैं, प्रोसेस नंबर 4 को फर्स्ट टाइम यहां पर मिल रहा है 10 - 10, तो आंसर इसका कितना आया जी 0 आ गया। तो ये है हमारे पास सारे टाइम।
कुछ इस तरह से मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग जो है वो काम करती है। इसके कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया, इसके न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपसे एग्जाम में पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद, वो डायग्राम बनाने के बाद कोई एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछा जाएगा तो सिंपल आप उसको आंसर कर लोगे। कुछ इस तरह से ये सारी की सारी जो आप बोल सकते हो मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग जो है ये काम करती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।